गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग प्रकृति के सुकुमार कवि सुमित्रानंदन पंत की रचना नौका विहार पढ़ेंगे। सुमित्रानंदन पंत का जन्म 20 मई सन 1900 को अल्मोड़ा के कौसानी में हुआ था। जन्म के 6 घंटे बाद ही इनकी मां का देहांत हो गया। इनका लालन पालन इनकी दादी मां और पिताजी ने किया। प्रारंभिक शिक्षा अल्मोड़ा से ही इन्होंने प्राप्त किया और वहीं से अपने नाम, इनका पूरा नाम गुसाई दत्त था, गुसाई दत्त नाम बदलकर इन्होंने अपना नाम सुमित्रानंदन पंत रख लिया। इनके बारे में यह प्रचलित है कि पंत जी 7 वर्ष की अवस्था से ही काव्य रचना प्रारंभ कर दिए थे। सन 1919 में अपने मझले भाई के साथ ये बनारस आए और यहाँ क्वींस कॉलेज में इन्होंने शिक्षा प्राप्त की। बहुत समय तक रेडियो विभाग में इन्होंने कार्य किया, लेकिन कुछ समय उपरांत जब भारत को स्वतंत्र कराने के लिए महात्मा गांधी जी आंदोलन प्रारंभ किए थे, तो महात्मा गांधी से प्रभावित होकर सुमित्रानंदन पंत भी इस भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में कूद पड़े। लेकिन कुछ समय पश्चात वापस आते हैं और फिर अपनी काव्य रचना में अपना ध्यान लगाते हैं। कालांतर में अरविंद घोष के संपर्क में आते हैं और उनके संपर्क में आकर बहुत कुछ उन्होंने सीखा और उनके दर्शन को इन्होंने अपने काव्य में चित्रित किया। सुमित्रानंदन पंत छायावाद के स्तंभ कवि थे और छायावाद में ही इन्होंने प्रकृति चित्रण का सुंदर परिपाक किया और प्रकृति में ही नारी चित्रण का इन्होंने अद्वितीय चित्रण किया। इनकी रचनाओं में पल्लव, गुंजन, ग्रंथ, लोकायतन, कला और बूढ़ा चांद, चिदंबरा इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। यहां तक कि इनको कई पारितोषिक भी मिले थे। कला और बूढ़ा चांद पर साहित्य अकादमी पुरस्कार, चिदंबरा पर ज्ञानपीठ पुरस्कार जो हिंदी साहित्य का सर्वोच्च पुरस्कार है, और लोकायतन पर सोवियत पुरस्कार से इन्हें नवाजा गया। अद्वितीय काव्य प्रतिभा का धनी यह काव्यकार 23 दिसंबर 1977 को निर्वाण प्राप्त हुआ। कवि सुमित्रानंदन पंत की रचनाओं में श्रृंगार रस की भरमार है और कवि प्रकृति के सौंदर्य का जो मानवीकरण चित्रण किया वह अन्यत्र दुर्लभ है। इसीलिए पंत जी को प्रकृति का सुकुमार कवि भी कहा जाता है। सौंदर्य का एक उदाहरण देखें जो कवि पंत ने चित्रित किया था कि इंदु पर, उस इंदु मुख पर, इंदु पर, उस इंदु मुख पर साथ ही पड़े थे मेरे नयन। इंदु पर, उस इंदु मुख पर
साथ ही पड़े थे मेरे नयन, जो उदय से लाज से रक्तिम हुए था। तो पूर्व का वह पूर्व था, लेकिन वह अद्वितीय अपूर्व था। पूर्व का वह पूर्व था, लेकिन वह अद्वितीय अपूर्व था। ऐसा चित्रण हिंदी साहित्य में अन्यत्र दुर्लभ है। या कभी जब प्रकृति का नायिका के रूप में चित्रण करता है कि बाल तेरे बाल जाल में कैसे उलझा दूं ये लोचन, छोड़ अभी से इस जग को। कवि पंत अद्वितीय प्रतिभा के धनी थे। नौका विहार में उन्होंने जो चित्रात्मक वर्णन किया कि नौका से उठती जल हिलोर, हिल पड़ते नभ के ओर छोर। ऐसा सौंदर्य चित्रण छायावाद में अन्यत्र दुर्लभ मिलता है। यहां हम पंत की रचना नौका विहार देखेंगे, जैसा आप यहां देख रहे हैं कि शांत स्निग्ध ज्योत्सना उज्ज्वल अपलक अनंत नीरव भूतल। कवि पंत एक बार काला कांकर जाते हैं और काला कांकर के जो राजा थे वह पंत जी के मित्र थे। तो पंत जी चांदनी रात में गंगा में नौका विहार के लिए जाते हैं। तो चांदनी रात में गंगा का जो सौंदर्य है उसका वर्णन उन्होंने इस नौका विहार पद में किया है कि चांदनी रात है, ग्रीष्म का समय है, आकाश में चंद्रमा तारों के साथ सुशोभित हो रहा है। तो उस समय का जो प्रकृति चित्रण है कवि पंत ने बड़े मनोरम ढंग से प्रस्तुत किया है। देखिए कि शांत स्निग्ध ज्योत्सना उज्ज्वल, कि चारों ओर शांत स्निग्ध और चंद्रमा की चांदनी, कि चारों ओर शांत स्निग्ध चांदनी छिटकी हुई है। अपलक अनंत, आकाश अपलक टकटकी लगाए हुए पृथ्वी को देख रहा है। नीरव भूतल, और पृथ्वी शांत एवं शब्द रहित है। कितना सुंदर प्रकृति चित्रण है कि शांत स्निग्ध ज्योत्सना उज्ज्वल, कि चारों ओर शांत स्निग्ध उज्ज्वल चांदनी छिटकी हुई है। आकाश टकटकी लगाए हुए पृथ्वी को देख रहा है। पृथ्वी शांत और शब्द रहित है। तो ऐसे शांत और निशब्द वातावरण में, ऐसे शांत निशब्द और मनोहर वातावरण में सैकत सया पर दुग्ध धवल तनवंगी गंगा ग्रीष्म विरल। ग्रीष्म के कारण तनवंगी गंगा ग्रीष्म विरल, कि ग्रीष्म के कारण मंद तथा क्षीणधार वाली गंगा सैकत बालू के बीच मंद मंद बहती हुई ऐसी प्रतीत हो रही है मानो कोई दुबले छरहरे शरीर वाली सुंदर युवती ग्रीष्म से, गर्मी से व्याकुल होकर दूध जैसी सेज पर सैकत सया दुग्ध धवल, दुग्ध धवल दूध जैसी सफेद सया पर थकी हुई
मुरझाई हुई और शांत लेटी हुई है। सैकत सया पर दुग्ध धवल तनवंगी गंगा ग्रीष्म विरल, यानी ग्रीष्म के कारण मंद और क्षीण धार वाली गंगा बालू के बीच मंद मंद बहती हुई ऐसी प्रतीत हो रही है, मानो दुबले छरहरे शरीर वाली कोई सुंदर युवती गर्मी से व्याकुल होकर दूध जैसी सफेद शैया पर थकी हुई मुरझाई हुई लेटी हो। तापस बाला गंगा निर्मल, कि गंगा के स्वच्छ जल में चंद्रमा का प्रतिबिंब झलकता हुआ दिखलाई पड़ रहा है। तो चंद्रमा का वह बिंब ऐसा प्रतीत हो रहा है मानो तापस वाला, कि गंगा रूपी तपस्विनी बाला चंद्रमुख से दीपित, चंद्रमुख से प्रकाशित अपने मुख को, अपने चंद्रमुख को कोमल हथेली पर रखे हुए लेटी हो। लहरें उर पर और गंगा में उठने वाली छोटी छोटी लहरें उसके वक्षस्थल पर लहराते कोमल केश हो। तापस बाला गंगा निर्मल शशिमुख से दीपित मृदु करतल। कवि पंत कर रहे हैं कि गंगा के स्वच्छ जल में चंद्रमा का बिंब पड़ रहा है, तो उसे देखकर ऐसा लग रहा है जैसे गंगा रूपी तपस्विनी बाला, तपस्विनी युवती अपने चंद्रमुख को अपने प्रकाश से प्रकाशित कोमल हथेली पर रखे हुए लेटी हुई हो, और लहरें उर पर और गंगा में उठने वाली लहरें उसके वक्षस्थल पर कोमल कुंतल, कोमल केश हो। गोरे अंगों पर सिहर सिहर लहराता तार तरल सुंदर, तारों भरे आकाश की परछाई गंगा जल में पड़ रही है। तो उन तारों के प्रतिबिंब को देखकर ऐसा प्रतीत हो रहा है मानो गंगा रूपी नायिका के गोरे गोरे अंगों का स्पर्श करने के कारण, गोरे अंगों पर सिहर सिहर, कि गंगा रूपी नायिका के गोरे गोरे अंगों का स्पर्श करने के कारण बार बार कांपता हुआ उसका तारों जड़ा नीला आंचल लहरा रहा। ऐसा लग रहा है, ऐसा प्रतीत हो रहा है मानो कि गंगा रूपी नायिका के गोरे गोरे अंगों का स्पर्श करने से बार बार कांपता हुआ तारों जड़ा उसका आंचल लहरा रहा। साड़ी की सिकुड़न सी जिस पर ससकी रेशमी विवाह से भर सिमटी है वर्तुल मृदुल लहर, और उन नीले आंचल पर पड़ती हुई चंद्रमा की कोमल चांदनी गंगा रूपी नायिका का नीला आंचल, नीले आकाश रूपी आंचल पर चंद्रमा की कोमल चांदनी से प्रकाशित वर्तुल मृदुल लहर, कि टेढ़ी मेढ़ी कोमल बल खाती लहरें ऐसी प्रतीत हो रही है मानो
उस गंगा रूपी नायिका के सोने के कारण, लेटने के कारण उसकी साड़ी में सिलोटे पड़ गए। एक बार फिर देखेंगे कि शांत स्निग्ध ज्योत्सना उज्ज्वल, कि चारों ओर शांत स्निग्ध उज्ज्वल चांदनी छिटकी हुई है। अपलक अनंत आकाश अपलक अर्थात टकटकी लगाए हुए पृथ्वी को देख रहा है। नीरव भूतल, और यह पृथ्वी शांत और शब्द रहित है। तो शांत और शब्द रहित ऐसे मनोहर वातावरण में सैकत शैया पर दुग्ध धवल तनवंगी गंगा ग्रीष्म विरल, ग्रीष्म के कारण मंद और क्षीणधार वाली गंगा बालू के बीच मंद मंद बहती हुई ऐसी प्रतीत हो रही है, मानो कोई दुबले तनवंगी, कोई दुबले छरारे वदन वाली सुंदर युवती ग्रीष्म से व्याकुल होकर दुग्ध धवल, दूध जैसे सफेद शैया पर थकी हुई, मुरझाई हुई, शांत लेटी हुई हो। तापस गंगा, सारी तापस वाला गंगा निर्मल, कि चंद्रमा का प्रतिबिंब गंगा के जल में दिखलाई पड़ रहा है। तो उस प्रतिबिंब को देखकर ऐसा लग रहा है जैसे गंगा रूपी कोई तपस्विनी युवती, गंगा रूपी तपस्विनी युवती अपने चंद्रमुख को अपने ही प्रकाश से प्रकाशित कोमल हथेली पर रखे हुए लेटी हो, लहरे उर पर कोमल कुंतल, और गंगा में उठने वाली छोटी छोटी लहरें उसके वक्षस्थल पर लहराते कोमल केश हो। गोरे अंगों पर सिहर सिहर लहराता तार तरल सुंदर चंचल अंचल साल नीलांबर। कवि पंत कह रहे हैं कि तारों भरे आकाश की परछाई गंगा जल में पड़ रही है। तो उसे देखकर ऐसा लग रहा है मानो गंगा रूपी नायिका के गोरे गोरे अंगों का स्पर्श करने के कारण बार बार कांपता हुआ तारों जड़ा उसका नीला आंचल लहरा रहा हो, और नीले आकाश रूपी आंचल पर चंद्रमा की कोमल चांदनी से प्रकाशित छोटी छोटी टेढ़ी मेढ़ी बल खाती लहरें ऐसे सुशोभित हो रही है जैसे लेटने के कारण, गंगा रूपी नायिका के लेटने के कारण उसके शरीर में सिलोटे पड़ गई, उसके साड़ी में सिलोटे पड़ गई। बहुत ध्यानपूर्वक आप इसे पढ़ेंगे, देखेंगे, सुनेंगे। इसके बाद इसका काव्य सौंदर्य देखेंगे। काव्य सौंदर्य, भाषा शुद्ध, भाषा शुद्ध, खड़ी हिंदी, रस, श्रृंगार, अलंकार, उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा,
छंद, स्वछंद, गुण, माधुर्य,